जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त व्यस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे होंगे। अब तक हमने काफ़ी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, और मैथ्स का हमने 16 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगला चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी का होगा, और करंट अफेयर हमने 30 अप्रैल तक ही कंप्लीट कर चुके हैं। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का ये आज का जो वीडियो है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर है, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे हम, और जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करेंगे। और आने वाले साइंस ग्रुप के जितने बच्चे हैं वो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं और इसी लेवल के आपके क्वेश्चंस आएंगे। ये वीडियो आपकी ना ही यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, साथ ही साथ एनडीए, यूपी टीजीटी, यूपी एलटी एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस उसी लेवल के हैं। क्योंकि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो लेवल होता है वो आपका इसी लेवल का होता है। 11, 12 और ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ठीक, अब आज का जो पहला सवाल है आपके सामने लिखा हुआ है कि जिस समय सूरज की लंबाई 60 डिग्री होती है उस समय की तुलना में जिस समय सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री होती है उस समय समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है इसकी, लेकिन क्वेश्चन ये आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें देखिए, ये हाइट एंड डिस्टेंस का आपका क्वेश्चन है। इसमें मैं ट्रिग्नोमेट्रिक हाइट एंड डिस्टेंस आपको मैं मान के चल रहा हूँ मैं कि आपको उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज पता है। ठीक, क्योंकि जिसको अगर ये नहीं पता है तो उसका कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है, उसका कंपटीशन से वो भारी समझे अपने आप को। अगर जिसने नहीं है, जिसकी तैयारी नहीं है इस लेवल की, पहले जाके 2-4 दिन इस पे होमवर्क कर ले, उसके बाद इन क्वेश्चंस को देखे। बाकी कुछ चीजें जो है मैं यहाँ पे आपको क्लियर करा देता हूँ। जिस समय सूर्य की ऊंचाई कितनी है, 60 डिग्री। सूर्य आपका यहाँ पे होगा कहीं, ठीक है। अब 60 डिग्री है, यहाँ पे कितनी है सूर्य की ऊंचाई, 60 डिग्री पे है, तो परछाई उसकी ये मीनार है यहाँ पड़ेगी, जो कि हाइट कितनी होगी इसकी, h। ठीक है, यहां से लेके यहां तक कितनी है, d मान ले से डिस्टेंस। अब जब सूरज जो है आपका 30 डिग्री पे है तो उसकी जो लेंथ, जो परछाई बनेगी, ठीक, वो कितनी बनेगी, 40 मीटर आपकी ज्यादा बनेगी। कितनी बनेगी, 40 मीटर ज्यादा। तो यानी कि ये जो है एंगल 30 डिग्री, और ये जो डिस्टेंस है इसकी तुलना में 40 ज्यादा बन रही है। कैसे बन रही है, 40 ज्यादा बन रही है। तो देखो इसमें ये क्या है, हाइट और ये बेस, एक इक्वेशन यहां से बनेगी, और ये हाइट और ये बेस, एक इक्वेशन यहां से बनेगी। ठीक, तो इस वाले में देखिए आप, हाइट अपॉन बेस यानी कि लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का वगैरह सब आपको पता होंगे, ऐसे मैं मानता हूं। ठीक, तो ये कितना हो गया, 10। ये जो रेशियो होता है हाइट और बेस का, वो किसका होता है, 10 का, 10/60। ठीक, h अपॉन डी, एक इक्वेशन ये। अब 30 वाले एंगल से देखो, 10/30 इक्वल्स टू हाइट कितनी है इसकी, h, अब बेस कितना है, 40 प्लस डी, यहां से यहां तक। अब देखो निकालनी क्या है, हमें हाइट निकालनी है। एक चीज को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ 10/60 की वैल्यू आपकी √3 इक्वल्स टू h अपॉन डी, और इसकी 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन 40 प्लस डी। एक चीज को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो इसको कर ले हम डिवाइड कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो बटे के बटे में ऊपर चला जाएगा, और ये h अपॉन डी, और ये कितना हो जाएगा, 40 प्लस डी अपॉन h। h से h की छुट्टी, ये कितना हो गया, 3d इक्वल्स टू 40 प्लस डी, डी वाले एक तरफ, 2d कितना हो गया 40, d कितना हो गया 20। अब d जब 20 है आपका, तो यहां से निकाल लो आप, h अपॉन 20, h इक्वल्स टू कितना हो गया 20√3 मीटर। ठीक है ना। तो आप क्या है, केवल क्वेश्चन करते चले जाओ, आप फिगर बनाना है हाइट एंड डिस्टेंस में इसेंशियल है, बहुत जरूरी है।
जिससे कि आपको फिगर जब बन जाएगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी कि अगर ये और ये चीज़ दी हुई है तो आपका क्या लगेगा, 10 लगेगा। हाइट और जो हाइपोटेनियस है आपका, यानी कि लंबटे कर्ण दिया हुआ तो साइन है, और बेस और हाइपोटेनियस दिया हुआ है तो कॉस की आपकी प्रॉपर्टी लगेगी। बस और कुछ नहीं होता है ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में। दो इक्वेशन नहीं बनेंगी तो एक इक्वेशन से ही आपका निकल जाएगा, लेकिन दो फिगर दिखाई देंगे आपको इस तरह से, तो दो इक्वेशन बनेंगे जिसमें से एक चीज फाइंड करनी होगी, एक को एलिमिनेट करेंगे आप, दूसरी अपने आप से निकल के आएगी, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे। प्रैक्टिस सेट करने का मतलब ये होता है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करना, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के करा पाऊँ। इस वीडियो में आपको वो क्वेश्चंस नहीं कराता हूँ मैं कि जो हम कर चुके हैं, मतलब जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CI/SI, इनइक्वलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, डिस्काउंट, इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस हम लोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मैंने करा चुका हूँ। तो उनमें वहाँ पर आप उन वीडियोस को देख लीजिए प्लेलिस्ट में एक बार जाकर, जिससे कि आपका वहाँ पे क्लियर हो जाए चीज़ें। यहाँ पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देखेंगे साइंस की और मैथ्स की, ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चंस भी वो क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, या फिर आपके 11th 12th या ग्रेजुएशन के लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके एनडीए के एग्जाम, यूपीटीजीटी और साथ ही साथ यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। ये नहीं, ये यूपी बीएड के, अगर मैंने आपको थंबनेल में दे रखा है कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चंस और किसी एग्जाम्स में नहीं आएंगे। अभी पिछला क्वेश्चन जो कराया था एसएससी सीजीएल लेवल का क्वेश्चन था वो आपका, और अभी जो मैं दो क्वेश्चन आने वाला हूँ वो भी एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ एनडीए के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन इनको लॉन्ग मेथड से भी हम कर सकते हैं और शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। तो कोशिश ये रहेगी मैं सारे तरीकों से बता पाऊँ, लेकिन एक ही क्वेश्चन को ज़्यादा 4 टाइप 5 टाइप से मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक। तो इन क्वेश्चंस को देखते हैं। आपके सामने रखा हुआ है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इक्वल्स टू क्या, ठीक। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं अपने पास से, ठीक है। शॉर्टकट तरीका इसका यही है कि थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू 45 रख देता हूँ, और मानता हूँ कि ये इनकी वैल्यूज आपको पता होंगी। तो साइन 45 की वैल्यू और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है आपकी 1/√2। उसका पावर करेंगे तो 1/√2 पावर 6 प्लस 1/√2 पावर 6, ठीक है। तो इसका करेंगे जब तो कितना जाएगा आपका 1/8, √2 6 टाइम्स करोगे तो कितना आएगा आपका 8, 1/8। तो ये कितना हो गया 1/8। एलसीएम लेंगे 4/2/8, 1/4 आ गया इसका। अब उस थीटा की वैल्यू जैसे यहाँ पे हमने 45 रखा, तो इन ऑप्शंस में भी रखेंगे। तो ए और सी तो, ए और बी तो होंगे नहीं। अब इन दोनों में से एक बचा, अब इन दोनों में से एक देखेंगे। यहाँ पर पहले सी में पुट कर लेते हैं। सी में देखो कितना आ रहा है आपका 1 माइनस 3/√2 का स्क्वायर, कितना हो गया 2 इंटू √2 का स्क्वायर 2, तो कितना हो गया 1 माइनस 3/4। ये कितना हो गया 4 माइनस 3/4। आंसर कितना है 1/4। तो ये 1/4 1/4, तो आंसर कितना हो गया, सी ऑप्शन आपका रहेगा। कितना, सी 1/4 और 1/4। कैसे, हमने कोई वैल्यू पुट कर दिया 45। इसको अगर आप जनरल मेथड से करो तो थोड़ा बड़ा हो जाए, लंबा क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, लेकिन आंसर तो वहाँ भी सही आएगा। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा कि हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। दोनों तरफ का हम क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे। क्यूब इसलिए करेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी 6। ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होती है आपकी, अप्रोच आप कौन सी लगा रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पावर 6 हमें चाहिए, तो इसका स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो कितना जाएगी, पावर 6 हो जाएगी। तो साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना होगा 1 होगा, इक्वल्स टू 1। ये कितना हो गया आपका साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, यही हो गया। अब इस वैल्यू को उठा के पूरी की पूरी दूसरी तरफ ले जाओ, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं जहां पर जरूरत होगी वहां पर उसको सवाल को आपको
शॉर्टकट से या फिर जो बेस्ट होगा, चाहे वो जनरल मेथड हो आपका, कोई भी अप्रोच हो, तो वो मैं आपको कराऊंगा। लेकिन एक ही सवाल को मैं और डिफरेंट टाइप से 4-4 5-5 तरीके से कराऊं, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाएगा। आप लोग इस सवाल को मैंने इस तरीके से करा दिया, इस तरीके से करा दिया, तो अगला सवाल आप लोग खुद करें, दूसरे अप्रोचेस जो है उनको खुद अपनाएं। लेकिन कोशिश ये करें कि एक ही अप्रोच आप अपनाएं, जिससे कि वहां पर एग्जाम में बैठे तो आप कंफ्यूज ना हो। अगला सवाल है आपका, शॉर्टकट तरीके से करेंगे जैसे ये करा था। एक ही जगह कितना रख दें? 45। ठीक, तो 1 प्लस, अब देखो कॉट 45 आपको पता है, टेन की वैल्यू और कॉट की वैल्यू सेम होगी, तो कितना होगा? 1/1 प्लस, अब कॉस ए कॉसेक ए 45, यानी कि 45 की वैल्यू कितनी होगी? साइन का उल्टा, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 को उल्टा कर दो, कितना हो गया? √2। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 प्लस √2 अपॉन √2 प्लस 1। √2 क्या कर लेंगे? कॉमन, √2 प्लस 1 अपॉन, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट ऐसे ही होगा, ये कट जाएगा, कितना रहेगा? √2। अब √2 की वैल्यू आपको मैंने अभी बताया भाई, जहां पर मैंने ए की वैल्यू जो मैंने पुट करी 45 डिग्री पुट करी, अब यहाँ पे भी ऑप्शन में आप 45 पुट कर दो, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक, ये भी नहीं होगा, तो होगा क्या? ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि 10 45 1, ये 1 है ही, cot 45 1, ये भी नहीं होगा। cosec a √2 ही तो होता है, मैंने भी आपको बताया भाई, साइन जो होता है वो किसका? 1/cosec, तो इसकी जो वैल्यूज होंगी वो उल्टी कर दो इनमें, वही आपकी हो जाएंगी। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आपको करा पाऊँ। अब इन क्वेश्चंस को आप आगे के मेथड्स क्वेश्चंस जो आएंगे उनको, उन क्वेश्चंस को इसी अप्रोच के साथ आप करें। ठीक, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी ये चीज़ें। ठीक है, नोट कीजिए। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि अब जो यूपीबीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रैक्टिस सेट होंगे उसका जो लेवल रहेगा वो अच्छा रहेगा। ठीक, तो अब देखिए, यदि सदर लोलक का द्रव्यमान 4 गुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल कितना होगा? तो भाई सबसे पहले हमें सदर लोलक का जो फॉर्मूला होता है, मतलब वो क्या होता है? आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है? टाइम पीरियड। टी बराबर होता है 2π√L/G। टी टाइम पीरियड होता है, एल लेंथ होती है। ठीक, सरल लोलक मतलब पेंडुलम। ठीक, और ये इधर, तो ये उसकी लेंथ होती है। ठीक, कोई अगर किसी उससे लटका हुआ, किसी सरफेस से वो लटका हुआ है, तो ऐसे गया, ऐसे गया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। ठीक, तो इसमें उसने क्या कहा है कि उस यदि सरल लोलक का द्रव्यमान 4 गुना 4 टाइम्स कर दिया जाए तो आवर्तकाल टाइम पीरियड कितना होगा? ठीक, इसमें एल क्या है? आपकी लेंथ है, दूरी की लंबाई जो उसकी, जी क्या है? ठीक है, ग्रेविटी आपकी, और टी टाइम पीरियड। तो इसमें कहीं एम दिखाई दे रहा है आपको? कहीं एम इस फॉर्मूले में एम दिखाई दे रहा है? मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल करने के लिए केवल 3 चीजों की बहुत जरूरत है। पहले डेफिनेशन, दूसरा उसका फॉर्मूला, और तीसरा यूनिट। यूनिट से आप पहचान लोगे कि किसकी वैल्यू आपको दी रखी है। ठीक है ना? कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें जैसे पारे वाला क्वेश्चन होता है आपका कि पारा जो है हाइट पर चढ़ रहा है, तो उसमें पारे पारे के लिए, हाइट के लिए जब बात होगी तो उसमें सेंटीमीटर में बात होगी आपकी। ठीक है, और जब प्रेशर की, पारे के प्रेशर के लिए बात होगी तो उसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये चीज़ों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि किसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है ना? तो यहाँ पे भी इस तरह से आपको अगर पता होगा कि एल और जी और एम मास होते हैं, एम मास है, एल लंबाई है, और जी ग्रेविटी, और टी टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड आपका सेकंड्स में होगा, जी आपका एल लेंथ में होगा यानी कि मीटर वगैरह में, और जी जो होगी आपकी इसमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगी। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन फॉर्मूला आपको नहीं पता है, चीजों के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप नहीं निकाल पाएंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन को जब भी आप सही कर पाओगे, और बहुत ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम्स में कई कई बार पूछा गया है ये,
अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा तो आपका सवाल इसको गलत करके आने वाला है, या फिर आप तुक्का मारोगे तो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग हुई, आपका क्या होगा, गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी। जब इसमें फॉर्मूले में m है ही नहीं तो यानी कि ये मास पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, मास पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन में होगा नॉट ऑफ द अबव। ठीक, अगला है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है 30% दक्षता, दक्षता मतलब एफिशिएंसी, 30% दक्षता वाली मोटर द्वारा 100 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को 30 मीटर हाइट की ऊंचाई तक उठाने के लिए ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता क्या होगी। अब इसमें आपको पता होना चाहिए दक्षता के मतलब Q, मतलब जो इसकी Q, और ये मास दे रखा है, m दे रखा है, ये यूनिट से पता लग गया हमें, मीटर हाइट h। ठीक, तब उठाने के लिए ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि Q हमें निकालना है, यानी Q यानी कि जो उसकी एफिशिएंसी है वो जो होती है उसकी एक्चुअल में उसकी 30% है, यानी कि Q की जो वैल्यू रखेंगे हम वो Q का 30% रखेंगे। ठीक है ना, तो भाई m हो गया, और किसके, जब हाइट की बात होगी, h की बात होगी, तो किसमें ग्रेविटी g की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा Q इक्वल्स टू mgh। तो Q की वैल्यू कितनी रखेंगे 30%, परसेंट का सिंबल हटाएंगे, m कितना है 100 kg, g आपका 10 और हाइट कितनी है उसकी 30। ठीक है ना, 30 से 30 की छुट्टी। अब Q कितना हो जाएगा 1 2, इसकी ये इधर चला जाएगा तो 1 2 3 4 5 जीरो, काय में आएगा जूल में, किसमें आएगा ये जूल में। वहां पे देख लेना आप, ये इस तरह से भी लिखा हुआ हो सकता है 10 की पावर 5 जूल, तो वहां पे देख लेना ऑप्शंस में आपके क्या दे रखा है। ठीक है ना, यहाँ पे न्यूटन ना दे रखा हो, कुछ और दे रखा हो, यूनिट पे भी ध्यान देना आप। अब आपको पता ही नहीं है क्यू की वैल्यू, आंसर तो आपका सही निकल आया, आपको पता ही नहीं है ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है। ठीक है ना, फोर्स होता है यहाँ पे तो वो न्यूटन में होता है, लेकिन यहाँ ऊर्जा ऊष्मीय मान है, ऊष्मीय ऊर्जा है। ठीक है, हीट की बात होती है तो हीट की जो वैल्यू यूनिट होती है वो जूल होती है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें होती हैं। अगर मान लो यहाँ पे दे रखा हो, आपको यूनिट पता ही नहीं है, वहां पर दे देता 10 की पावर 5 न्यूटन, 10 की पावर 5 जूल, 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस तरह से दे देता तो आपका आंसर तो आ गया। अब यूनिट ही ना पता है आपको, और जब यूनिट नहीं पता हो तो करोगे क्या, कुछ नहीं करोगे, गलत कर क्या होगे। तो ये चीजें आपको छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोग एक बार बुक उठाइए, एक बार में आपके पास नोट्स तो होंगे 11 12 के, उनको एक बार में रिवाइज करके चले। अगर 11 12 के नहीं है तो आप 9 10 की बुक को आराम से रिवाइज कर लें एक बार। अगर 9 10 की भी नहीं है तो 8th की कर लें। ठीक है, उसमें ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी, यूनिट्स वगैरह। ठीक है, लेकिन गलत ना करके आना। ठीक है, नोट करिए। अब अगले दो सवाल है हमारे केमिस्ट्री के ऊपर। ठीक है ना, अब देखिए इसमें लिखा है आवर्त तालिका यानी कि पीरियोडिक टेबल में जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है वह कौन से समूह में होगा। ठीक, तो यानी कि 6 वाला कोई तत्व है आपका जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, परमाणु क्रमांक का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है उसके पास और 6 प्रोटॉन है उसके पास। तो यानी कि इसका हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो 1s2, ठीक है, 2s2 और 2p2। तो यहाँ देखिए इस दूसरी शेल के आउट यानी सबसे भारी शेल जो है वो कौन सी शेल है, दूसरी शेल है, और दूसरी शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 2 और 2 4। जिस किसी भी तत्व के एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी होती है वो उसी ग्रुप में जाता है। तो यहाँ पे समूह कितने, कौन से समूह में जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो 4th समूह में जाएगा। ठीक है ना, 4th समूह में जाएगा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक, अगर यहाँ पे और भी दिए होते तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ तक जाते रहते, यहाँ पे जब तक जाते रहते जब तक कि यहाँ पे पी के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 6। तो अगर इससे ऊपर के भी दे रखे होते हमारे पास 10 तक, यानी कि 1s2 2s2 और 2p6 तक यहाँ पे जाते हैं। यहाँ की हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो हमने कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक करा, 6 तक करा। अगला सवाल दिया हुआ है जो इंपॉर्टेंट कर लेना इस सवाल को,
तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक कौन सा है, ठीक है ना। तो उसमें उत्प्रेरक आपका यूज होता है, आपने जो पढ़ा होगा, रिएक्शन पढ़ी होगी इसकी, वनस्पति वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन, एदो, एदो के ऊपर Na आता है, क्या आता है, Na यानी कि निकेल। तो क्या प्राप्त होता है हमें, वसा, फैट। ठीक है, मैं इंग्लिश में इसलिए बताता हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी आराम से उनको कंफर्ट फील हो इसलिए, ठीक। तो वनस्पति घी प्लस हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे और किसकी उपस्थिति में, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है। उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक वो होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, लेकिन फाइनल रेट में खुद हिस्सा नहीं लेते हैं, बस वो क्रिया को बढ़ा देते हैं। जैसे आप लोग हैं, जैसे दो लोगों में बहस हो रही है, ठीक है, तो आप लोगों की जब बहस हो रही है, उन दो लोगों की बहस हो रही है, आप बीच में पहुंच गए। अब आप दो काम कर सकते हैं, या तो उसको शांत करा सकते हैं उनके झगड़ों को, या उसे बढ़ा सकते हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो उसके भी टाइप हो जाते हैं आप उत्प्रेरक के भी। खुद तो भाग नहीं लेंगे वो, आप जाओगे लड़ाई, अगर पता चला आप चले गए, कुछ ना कुछ बीच में बम छोड़ दिया उनके बीच में, अब बस जाके उनमें कहाँ सुनी हो रही थी, आपने जूते लात घुसे चढ़वा दिए उनमें, तो वो आप लोगों ने क्या काम करा, उत्प्रेरक का काम करा, ठीक है। आपने उसकी अभिक्रिया के वेग को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो वो क्या हो गया आपका कैटलिस्ट। इंग्लिश में उत्प्रेरक को कहते हैं कैटलिस्ट। तो आपने उनकी जो लड़ाई झगड़े थे उसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो आपने वहां पे कैटलिस्ट का काम करा, ठीक है। अगर वहां पे आप लोग क्या करते, उनकी सुलह करा देते और उनके अभिक्रिया जो उनकी तेज हो रही थी उसको शांत करा देते, तो आपने क्या करा, उसमें कैटलिस्ट का काम करा। लेकिन अभिक्रिया के जो उनकी लड़ाई झगड़ा था उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, कम कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे उत्प्रेरक भी के टाइप्स आ जाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक और धनात्मक उत्प्रेरक। जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, और जो घटा देते हैं वो धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, ठीक है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसकी जो अभिक्रिया का वेग है, उनकी लड़ाई झगड़ों को लात घूसों में बदलना चाहते हैं या घर पे बैठाना चाहते हैं उन्हें, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या है कि हाइड्रोजनीकरण में जो उत्प्रेरक उपयोग होता है, निकेल, ठीक है। तो एरो के ऊपर जो लिखा जाता है वो क्या होता है, उत्प्रेरक। तो क्या है, निकेल यहाँ पर। तो ये क्या किस चीज का काम करेगा, आपका निकेल का काम करेगा, ठीक है, नोट कीजिए। अगला सवाल है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिंदु 3,4 की रेखा 4x - 3y + 12 बराबर 0 से न्यूनतम दूरी बताइए, ठीक है। न्यूनतम दूरी मतलब डिस्टेंस बतानी है। तो यानी कि d बराबर इसका फॉर्मूला होता है मॉड के अंदर ax1 + by1 + c1 अपॉन अंडर रूट के अंदर ax² + b², ठीक। अब देखो एक ही जगह आपका ये, इसकी तुलना इससे कर दो, ax, इससे तुलना कर लेना आप, जो वैल्यू इसमें पुट करते चले जाएंगे। मॉड के अंदर ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये क्या है, दूरी है, और दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती। कभी आपने ये नहीं कहा होगा कि मैं -15 किलोमीटर चल के गया, या मैंने किसी स्कूटी का पीछा करा तो -20 किलोमीटर मैंने किसी स्कूटी का पीछा करा, ठीक है। सुधर जाओ आप लोग, कहीं ऐसा ना हो स्कूटी का पीछा करते करते ऑटो रिक्शा पर आ जाओ, ठीक। तो देखिए ax1 + by1 + c1, ठीक। तो a कितना है आपका 4 की गुणा 3 से, 4 तिया 12 प्लस ये कितना है b -3 - 4, तो किसमें आएगा -12 प्लस c1 कितना है 12 बटे अंडर रूट के अंदर 4² और 3² कितना हो गया, 4 × 16 और 9 25 का वर्गमूल 5, ये प्लस ये माइनस कितना हो गया, कट गया, बटा कितना बचा 12/5 मॉड के अंदर है, तो मॉड की वैल्यू तो आपकी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। 12/5 यूनिट, जो भी इसका मात्रा हुआ, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला था, मैंने बता दिया। मॉड क्यों लगाया है वो मैंने बताया, क्योंकि दूरी जो होती है कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसलिए आपका यहाँ पे क्या लगाया गया, मॉड लगाया गया, मॉडुलस, ठीक। अगला सवाल लिखा हुआ, एक लेंस की शक्ति कितनी है, +6 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी बताइए। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा P = 100/f, और ये किस में होता है, सेंटीमीटर में। क्या है P की यूनिट क्या है, डायोप्टर। मैंने बताया ना, यूनिट आपको अगर याद होगी चीजें वहीं फाइंड कर लोगे। अब आपको पता ही नहीं चल रहा है, f में f की वैल्यू दे रखी है P की,
एफ तो आपसे पूछा है फोकस दूरी, ठीक। अब एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/6, 16 छंग 96 ऐसे आता जाएगा, ठीक है। ये किस में आएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। तो उसकी क्षमता कितनी होगी, फोकस दूरी कितनी होगी 16.667 पर सेंटीमीटर, ठीक। अब एक चीज यहाँ पे दे रखा है प्लस, ठीक, और एक जगह दे रखा है -6 डायोप्टर। तो जिनकी प्लस होगी, प्लस में होगी, जिनकी आंखों में +6 डायोप्टर लगा होगा, तो उसमें पूछा जाता है सवाल कि उनकी आंखों में कौन सी बीमारी है, कौन सी दिक्कत है उसमें, ठीक। तो जिनकी प्लस होती है उन्हें पास का दिखाई नहीं देता है, यानी कि उनकी आंख में दूर दृष्टि दोष, ठीक। और जिनके पास -6 डायोप्टर का होता है लेंस, ठीक है, तो उनको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, ठीक है। तो इनके में कौन सा हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, ठीक है ना। तो इसके लिए दूर प्लस वाले के लिए दूर दृष्टि दोष, और इसमें माइनस होता है तो निकट। तो इसमें क्या है, पास की वस्तु नहीं दिखाई देती, और इसमें दूर की वस्तु, उल्टा होता है, दूर की वस्तु में पास का नहीं दिखता, निकट, और इस वाले में निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना। और एक चीज और, ये नाम इनका रखा हुआ है क्योंकि जो इनका जो इमेज होती है वो पहले ही बन जाती है। इसमें जो इमेज होती है रेटिना से क्या होता है, दूर में क्या होता है बाद में बनती है, दूर बनती है, ठीक है, पर्दे के पीछे बनती है, और ये पर्दे से पहले ही बन जाती है, इसलिए इनका नाम उस इमेज का जो नाम दिया है उस इमेज के बनने के कारण दिया गया है, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये दोनों क्वेश्चन जो है इसमें ये वाला क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। आसान है सवाल, लेकिन जो अगर उसमें कंडीशन उसमें पूछ लिया कि इस आंसर के साथ साथ उसने पूछ लिया कि इस व्यक्ति की आंख में कौन सी बीमारी है, कौन सा दोष है इसकी आंख में, तो वो आपको दिक्कत करेगा फिर, ठीक है ना। तो आप लोग, मैंने जो प्लस और माइनस का कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, नोट कीजिए। अगला सवाल है आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड है आपका। मैं हर टाइप का क्वेश्चन में कराने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके हो जाए कम से कम समय में, और उस क्वेश्चन को से रिलेटेड जो भी थ्योरम्स वगैरह होती हैं वो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, ठीक। ये भी ज्योमेट्री के ऊपर क्वेश्चन है आपका, और मैं इसके बारे में पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ प्रैक्टिस सेट के, ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट ये है जो आपके यूपी बीएड के रिलेटेड ही नहीं है, ये आपके एनडीए यूपी टीजीटी आपका है, और साथ ही साथ आपका एनवीएस केवीएस वगैरह के एग्जाम्स में भी ये सवाल आपको इसी लेवल के मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि इन सभी एग्जाम्स का जो लेवल वो सेम है आपका, 11th 12th और ग्रेजुएशन लेवल तक के इसमें क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन को मैं जो भी बताता हूँ आपको, आपके लिए वो क्वेश्चन जो होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ ही होता है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था कि ये एक क्या है, सर्किल है, उसका सेंटर कितना है वो है, और पॉइंट ए बी और सी उसके सर्कमफ्रेंस पे टच कर रहे हैं, ठीक। अगर इस क्वेश्चन को हम इस तरह से ना देख के अगर इस तरह से देखें तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सवाल तो सर ने कराया था, ठीक है। अब देखिए अगर हम देखें कि इस वाले पॉइंट्स, इस वाली कॉर्ड्स है, ए बी कॉर्ड से अगर हम देखें तो ये जो ए बी कॉर्ड है, ठीक है, सेम बेस पे आपका क्या बनना है, एंगल बनना है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, और सेम बेस पे बने हुए जो एंगल बनते हैं, सेंटर का जो एंगल होता है वो सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल का डबल होता है, ठीक। अगर ये 124 है तो कितना होगा 62, ठीक। और ये देखो ये ई अगर मैं कह दूं तो ई ए सी बी, ये क्या हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया आपका। साइक्लिक मतलब किसी भी सर्किल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल है वो उसके सर्कमफ्रेंस पर टच कर रहे हैं, उसके पॉइंट्स, इसके जो एजेस हैं वो किस पे टच कर रहे हैं, उसके सर्कमफ्रेंस पर टच कर रहे हैं, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है, और आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है, ठीक। उसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, इसको डिटेल में मैंने बता चुका हूँ पहले, प्रैक्टिस सेट्स में मैं बता चुका हूँ। जिसने नहीं देखी प्रैक्टिस सेट जाके आप एक बार देख लीजिए। इन प्रैक्टिस सेट में वही क्वेश्चन रखता हूँ आपके लिए जो आपके अभी चैप्टर्स नहीं हो पाए हैं, ठीक, और उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है आपका साइक्लिक हो गया, और एक प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई थी कि किसी सर्किल में सेम कॉर्ड पे अगर एंगल बनते हैं आपके, ठीक है, एक सेंटर पे बन रहा है और एक सर्कमफ्रेंस पे बनना है, तो ये जो एंगल होता है इस एंगल का डबल होता है, ठीक। तो उसी प्रॉपर्टी का हमने यूज किया कि ये जो एंगल है इस एंगल का
डबल है तो ये 124, इसका आधा कितना होगा 62। अब ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि ये EACB ये क्या हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180। 62 को माइनस कर दो 180 में से, तो ये कितना हो गया 118। कितना हो गया 118। ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो क्वेश्चंस होते हैं आपके फ्री के होते हैं, क्या होते हैं फ्री के। बस आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ये मैंने प्रॉपर्टीज बताई हैं आपको, थ्योरम्स बताई हैं आपको, ये आपको पता होना चाहिए। बस पेन उठाने की जरूरत नहीं है, सीधे आप देखेंगे और आंसर लगा देंगे, ठीक है ना। मुश्किल से 5-10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। मैंने यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करी आपके लिए विद डिटेल में। मैंने क्वेश्चन जो पीछे अगर नहीं कराया मैंने कोई चैप्टर, तो वो चैप्टर आगे आने वाले टाइम में हो जाएंगे, लेकिन यहीं पे मैंने इस क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टीज यूज हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।